Welcome in the class of moving iron instrument part third. Last classes is a part 1 and part 2 construction details and types of moving iron instrument just like a repulsion type and the attraction type. ठीक है, everything is discussed in last classes about the vein, आपका different type effects of veins, ठीक है, type of veins, moving systems, controlling torque and damping and everything is discussed by in next classes. Clear है? तो आज की क्लास में हम लोग जो इतने दिनों से बात कर रहे हैं मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट्स है हमारा वो आपका क्या पावर लाइन फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है 60 हर्ट्ज किसके लिए वोल्टेज मेजरमेंट के लिए और किसके लिए करंट मेजरमेंट के लिए दोनों मेजरमेंट के लिए यूज करता है पावर लाइन मतलब 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फॉर अमेरिका एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फॉर इंडिया क्लियर है तो आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे ये जो आप मल्टीमीटर के जो आप बात कर रहे हो वोल्ट मीटर की और एमीटर की ये कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं अभी तक हम लोगों ने कंस्ट्रक्शनल डिटेल पढ़ा था सारी चीज़ें डिस्कस की अंदर बाहर हर चीज़ को डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड एवरीथिंग कॉयल ठीक है वैन एवरीथिंग डिस्कस्ड आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि उस सिस्टम को यूज़ करके हम वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं कैसे एमीटर बनाते हैं ठीक है वोल्ट मीटर एमीटर का यूज़ क्या है ड्रॉबैक्स क्या है कौन कौन सी प्रॉब्लम है आज की क्लास से कम आपका 20 क्वेश्चंस का सेगमेंट है ध्यान रखिएगा कम से कम 20 क्वेश्चन आज के क्लास से कवर होंगे आपके ठीक है बात क्लियर है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे फ्रीक्वेंसी एरर क्या होता है हाउ टू रिमूव द फ्रीक्वेंसी एरर इन वोल्ट मीटर एंड द एमीटर व्हाट इज ड्रॉबैक्स ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट व्हाट इज एडवांटेज ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एडवांटेज तो आप समझ चुके हैं चीप कॉस्ट बहुत कम है ठीक है 60 हर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट के लिए एसी डीसी दोनों के लिए इस्तेमाल तो आज हम लोग बहुत सारे राहत से पर्दा उठेगा वो आपका क्या है एमीटर और वोल्ट मीटर को बना के देखेंगे हमसे लोग आज बात क्लियर है और कंपटीशन के मैंने बताया 25 सेगमेंट आर क्वेश्चंस इन आईएएस गेट एंड अदर जेई एग्जामिनेशंस एंड पीएसयू सेक्टर्स एवरीथिंग इज कवर्ड बाय दिस टॉपिक क्लियर है नाउ ये वेलकम इन द थर्ड पार्ट ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्लियर है तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग जो लेते हैं वो एमीटर यूज करते हैं क्या लेते हैं एमीटर ठीक है तो आप सब लोग रेडी हो जाइए चीज़ों को समझने के लिए तो सबसे पहले हम सब लोग डिस्कस करेंगे एमीटर क्या डिस्कस करेंगे एमीटर डिस्कस करेंगे एमीटर क्या करता है करंट मेजर करता है जायज़ बात आप सब लोग समझते होंगे तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि एमीटर कैसे बनता है आप सब लोग सभी लोग जानते हो आपका संट अगर हम लगा देते हैं तो संट लगाने से वो चीज़ जो होती है एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है किसी भी आपका मूविंग इंस्ट्रूमेंट का जो भी मूविंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके हैं ठीक है और उसको कन्वर्ट कर देता है ठीक है तो अब जो है हम लोग फिगर डेवलप कर रहे हैं ये हमारा आर एस एच है संट रेजिस्टेंस ये हमारा संट इंडक्टेंस है ये हमारा मीटर है आर एम रेजिस्टेंस है और साथ में उसका जो वैल्यू है एल एम है ये वैल्यू जो है जो करंट हमें मेज़र करनी है वो वैल्यू हमारी आई है मीटर के अंदर जाने वाली करंट आई एम है और संट के अंदर जाने वाली करंट आई एस एस है बात क्लियर है ये जो आपका बन गया है ये जो है आपका एमीटर बाय यूजिंग एम आई मतलब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट क्लियर है तो ये आपका क्या है जो सामने आपको दिख रहा है जो इतने दिनों से बात कर रहे थे करंट मेजर करता है एसी करंट मेजर करता है वो बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में आज वो आपके सामने क्लियर है तो ये जो आपको दिख रहा है संट संट क्या है अब गौर से देखेंगे संट आपका क्या है नॉर्मल संट नहीं रहा संट अब जेड वाला हो गया क्या कह सकते हैं जेड एस मतलब इम्पिडेंस कह सकते हैं आपका जो वर्ड इस्तेमाल होता है जेड किसके लिए इम्पिडेंस अगर बहुत अच्छा नाम बोले इम्पिडेंस सेंट कह सकते हैं बात क्लियर है आई थिंक सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे तो हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आएंगे ठीक है तो कैलकुलेशन क्या है ठीक है आपका सिंपल से लिख देंगे एमीटर थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखते जाए एमीटर बाय यूजिंग
एम आई सोन इन फिगर। ठीक है, थोड़ा सा अंग्रेजी भी, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया है आपके नोट्स भी साथ में बनने हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपने ये देखा है, तो इसमें आप लोग देखें पहले तो जेड देखें, मीटर इम्पिडेंस। आप क्या कर सकते हैं, मीटर इम्पिडेंस। क्यों भाई, इम्पिडेंस कहाँ वर्ड आता है, जहाँ एसी आती है। रेजिस्टेंस कहाँ वर्ड आता है, जहाँ डीसी आती है। तो व्हाट इज जेड एम इज इक्वल टू आर एम प्लस जे ओमेगा एल एम, माई डियर। क्लियर है। और आपका क्या है, संट, संट इम्पिडेंस आपका जेड टी एच। क्या लिखेंगे माय डियर इसको, संट क्या लिखेंगे, इम्पिडेंस के लिखेंगे। संट इम्पिडेंस मतलब आपका जेड टी एच माय डियर हो गया, क्या हो गया, आर टी एच प्लस जी ओमेगा एल टी एच। क्लियर है। आई थिंक, आई होप सभी लोगों ने मेरी पूरी बात को समझ लिया होगा। impedance of meter and impedance of shunt, because shunt word impedance क्यों, because we are the use the AC। बात क्लियर है। अब आपने एक लॉ तो आपने सुना ही होगा, क्या, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है माय डियर, वोल्टेज सेम होता है। तो वोल्टेज जब सेम होगा माय डियर तो क्या होगा, आई एम इंटू क्या होगा, जेड एम, और इधर क्या होगा, आई एस एच, और क्या होगा, जेड टी एच होगा। क्लियर है। वी जस्ट अंडरस्टैंड फॉर द पैरेलल कन्फिगरेशन, वोल्टेज सेम इन पैरेलल, चाहे वो एसी हो चाहे वो माय डियर डीसी हो। तो यू आर राइट हियर। आपका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जेड एम क्या लिखेंगे, आर एम प्लस आपका क्या, जे ओमेगा एल एम, और आपका क्या लिखेंगे, इक्वल टू आई एस एच इंटू क्या लिखें, जेड टी एच, मतलब आर टी एच प्लस जे ओमेगा, आपका जे ओमेगा आर टी एच। क्लियर है। तो सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। आई होप सभी लोगों ने इस बात को समझा होगा। क्लियर है। जेड ओमेगा क्या हुआ, एल आपका टी एच। क्लियर है। इस तरीके से हम सब लोगों ने इस पे क्या कर दिया, आपका थोड़ा सा बात, एक मिनट में बात कर रहा हूँ, हाँ बोलिए। जो जेड टी एच है सर, वो आरएसएस इंटू एलएसएस है ना हाँ कुछ। हाँ, एल टी एल, एल एस एच है, एल आपका क्या लिखा है, आई एम बराबर ये लिखा है, आई एस एच जो लिखा है वो, अच्छा अच्छा सॉरी सर, हमें थ्योरम का याद आ गया, एक मिनट सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका ये यहाँ पे थ्योरम याद आ गई हमको। चलो कोई बात नहीं, आपका ये आर एस एच लिया है हमने ना, और ये हमने कहा एल एस एच लिया। क्लियर है, समझ गए होंगे सब लोग। तो और आगे माय डियर बढ़ते हैं इसको कैलकुलेशन को लेकर। क्या होगा हमारा, आई एस एच अपान आई एम, क्या हो गया, आपका हो गया आर एम प्लस जे ओमेगा एल एम डिवाइड बाई आपका आर एस एच प्लस जे ओमेगा एल एस एच। क्लियर है माय डियर। अब ये आपको सबको पता चल गया होगा, ये करंट का रिलेशनशिप है। तो माय डियर मॉड ले लीजिए, आई एस एच, आई एम का मॉड वैल्यू, तो आप समझिए वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड लेते हैं, आर एम का स्क्वायर माय डियर, ओमेगा एल एम का स्क्वायर माय डियर। क्लियर है। उसके बाद क्या है, आर एस एच का स्क्वायर, और प्लस माय डियर ओमेगा एल एस एच का स्क्वायर माय डियर। क्लियर है। आई थिंक सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आर एम कॉमन लेते हैं, आर एस एच कॉमन लेते हैं, और रूट में बड़ा प्यारा सा एक्सप्रेशन लिखते हैं, 1 + ओमेगा एल एम अपान आर एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + ओमेगा एल एस एच अपान आर एस एच का स्क्वायर। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो बोल दीजिएगा। तो इतना आपके समझ में आ गया है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट हो गया मेरा। क्लियर है। आई थिंक, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि दोनों का करंट का रेशियो क्या निकल कर आया है। क्लियर है। आई होप सभी लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया होगा। बड़े इंपॉर्टेंट चीज़।
एमीटर के बारे में आपको जानकारी हो गई कि आपका ZTH लगा दीजिए और जेड SH लगा दीजिए। सॉरी, बार बार TH थेनविन की वजह से निकल जाता है मेरे मुंह से, तो ध्यान रखिएगा, संट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ZSH आपका क्या है, जो हम तो लोग क्या कर रहे हैं, यूज करके निकाल ले रहे हैं, ठीक। अब आपका इसका क्या, ये तो मीटर बन गया, हमने मीटर बना लिया, हमने किनारा कर लिया मीटर से, लेकिन किनारा नहीं, क्वेश्चन अभी आया ही नहीं जो कंपटीशन में पूछा गया। क्वेश्चन कब आएगा, जरा देखिए माय डियर, क्वेश्चन कब आएगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फ्रीक्वेंसी एरर किस इंस्ट्रूमेंट में होती है, फ्रीक्वेंसी एरर किस इंस्ट्रूमेंट में होती है, तो इट इज ए वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, दैट इज ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी एरर होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर फ्रीक्वेंसी एरर होती है। बात क्लियर है, आप समझोगे नहीं बाबू, ये फ्रीक्वेंसी एरर क्या होती है, ध्यान दीजिए मेरी तरफ से। इसमें जो आप देख रहे हो, जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें ओमेगा आया हुआ है। अगर आपने करंट की वैल्यू को कांस्टेंट कहे, भाई जो करंट मेजर करोगे वो माय डियर कांस्टेंट होगी, और जैसे ही ओमेगा चेंज होगा तो दोनों का रेशियो चेंज होगा, रेशियो चेंज होगा तो करंट चेंज हो जाएगी, रीडिंग चेंज हो जाएगी। ये तो कमाल हो गया, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी माय डियर चेंज होगी वैसे वैसे हमारी रीडिंग चेंज हो जाएगी। तो मीटर किस बात का, मीटर किस बात का, ये तो चेंज हो जाएगा। 50 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज हो गई तो मतलब रीडिंग चेंज हो गई, गलत रीडिंग आने लगेगी, तो इसको बोलते हैं माय डियर फ्रीक्वेंसी एरर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन रट लेना, दिमाग में सेट कर लेना कि फ्रीक्वेंसी एरर किस इंस्ट्रूमेंट में होती है, तो सबसे पहला आंसर मानेंगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, और दोनों में मैं तुमको करके दिखाऊंगा। बात क्लियर है, दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में बात क्लियर, वोल्ट मीटर में भी और एमीटर में भी। माय डियर आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी एरर के बारे में लिख ले। बात क्लियर है, आपका फ्रीक्वेंसी एरर कहाँ है, एमीटर के अंदर। क्या लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एरर के बारे में, क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है, सिंपल, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आपका चेंज हो जाने लगता है, IM चेंज हो जाता है, ISS चेंज हो जाता है, दोनों में करंट चेंज हो जाएगी, करंट चेंज हो जाएगा तो रीडिंग चेंज हो जाएगा। इसी को लिखना है हमको, इसी को फ्रीक्वेंसी एरर बोलते हैं। सवाल उठता है फिर रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव पे क्वेश्चन, पहले तो ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी एरर होती क्या है, पहला क्वेश्चन 50 बार आया, दूसरी बार ये क्वेश्चन हाउ टू रिमूव इन एमीटर, इस तरीके इस प्रॉब्लम को कैसे मीटर के अंदर रिमूव करेंगे, तो ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन 20-20 बार आए होंगे, हम तो कम बोल देते हैं 50 बार आए, जब आप देखोगे तो आपका कम से कम 20-20 बार ऑल ओवर इंडिया मिलेगा, नजर आएगा, ठीक है। तो माय डियर, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका क्या देखेंगे, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, आपका फ्रीक्वेंसी एरर समझेंगे हम लोग, क्या समझेंगे, फ्रीक्वेंसी एरर से। तो लिख रहे हैं भाई, इफ द फ्रीक्वेंसी चेंज माय डियर, देखिए if the frequency is changed by keeping by magnitude of current constant, मतलब क्या है, टोटल करंट आपकी क्या है, चेंज नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टोटल करंट आपकी क्या है, चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द डिवीजन of current between shunt and coil change, hence reading of instrument change, this is called
फ्रीक्वेंसी एरर, बहुत महत्वपूर्ण चीज हमने आपको बता दी। ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी एरर को माय डियर रिमूव कैसे करोगे? भाई ये फ्रीक्वेंसी एरर को हमने एक्सप्लेन कर दिया, लिख भी दिया, बता भी दिया, समझा भी दिया, तो हाउ टू रिमूव, इसको रिमूव कैसे करोगे? रिमूव पे बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन, कैसे रिमूव करते हैं, बहुत हाई तो वो मची, कैसे रिमूव होगा? ठीक है, तो आगे लिखोगे द फ्रीक्वेंसी एरर, द फ्रीक्वेंसी एरर कैन बी eliminated by selecting the time constant of shunt is equal to the time constant of coil। क्लियर है? मतलब टाइम कांस्टेंट क्या होता है? एल बाई आर होता है भाई, एल अपान आर होता है रेजिस्टेंस इंडक्टर सर्किट का, इक्वल टू क्या करना है? एल एम अपान आर एम लेना है। ये टाइम कांस्टेंट है, किसका है? इधर लिख लीजिए चाहे, टाइम कांस्टेंट ऑफ किसका है? ये आपका संट का है। और किसके बराबर करना है? टाइम कांस्टेंट ऑफ किसका? मीटर का। क्लियर है? क्वाइल जो भी, और इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? अब देखो, आई एस एच अपान आई एम इक्वल टू क्या हो गया? आर एम अपान क्या हो गया? आर एस एच। क्लियर है? यही आएगा। क्यों माय डियर ये आएगा फार्मूला? अब आपको थोड़ा सा बैक करके दिखा देते हैं। आपका थोड़ा सा यहाँ देखिए फार्मूले में, गौर से देखिएगा माय डियर, ये इस फार्मूले में एल अपान आर एम अगर ये बराबर हो गया और ये नीचे बराबर हो गया तो फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ऊपर √2 नीचे √2 कट गया आपका, कुछ भी कर लीजिए आप, तो ये फैक्टर पूरा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात समझे ना? तो आर एम अपान आर एस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट आएगा। ओमेगा तो बाहर नहीं रहा फार्मूले में, ओमेगा तो फार्मूले में नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं माय डियर? ओमेगा फार्मूले में नहीं आ रहा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी एरर आपकी क्या होगी? समाप्त हो चुकी है। इस पे 50 बार भाषा में क्वेश्चन, टाइम कांस्टेंट ऑफ शंट इज इक्वल टू द टाइम कांस्टेंट ऑफ कॉइल और टाइम कांस्टेंट ऑफ मीटर, भाषा में क्वेश्चन। और थोड़ी सामने है मैथमेटिकल लिख के आता है, तो आप जैसे भी आए माय डियर आप क्वेश्चन को कर लोगे। आई होप मेरे सारे स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हैं वो कर लेंगे आराम से। क्लियर है? तो हाउ टू रिमूव द फ्रीक्वेंसी एरर, इट इज अ वेरी क्लियर कट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। क्लियर है? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो एक बार बोल सकता है और हमको बता सकता है। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो एक बार बोल दीजिए और बता दीजिए। ठीक है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ से 2 3 4 क्वेश्चन कंपटीशन के हैं जिनको आपको क्या करना है, याद रखना है सभी को, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकता है। क्लियर है? ओके। क्लियर? कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, इंटरनेट है। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ राइट करिए। ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए, हम उसको बता देंगे। क्लियर है? आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू ऑनलाइन रहता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आपको हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको हमने बता दी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और, ये इंपॉर्टेंट बात समझ गए? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एरर, हाउ टू रिमूव द फ्रीक्वेंसी एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे आगे हम लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कुछ नोट्स हम बता रहे हैं जिनको नोट करना है आपको। नोट नंबर 1 क्या है? करंट
0.1 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर। किसी किताब में लिखा होगा 0 से 50, अलग अलग रीडिंग्स हो सकती। में भी measured by MI एमीटर। पहला नोट्स। दूसरा नोट्स जो आपका याद रखना है, शंट इज नॉट रिक्वायर्ड अप टू 50 एम्पियर। माय डियर, तीसरा नोट्स आपको मेंटेन करना है ग्रेटर देन 50 एम्पियर the emitter change can be extended by using shunt or current ट्रांसफार्मर। प्लीज किसी का माइक खुला हुआ है उसको प्लीज बंद कर लें। प्लीज MI instrument are used in switchboard instrument, used as switchboard instrument। ठीक है, तो सभी लोग अब ध्यान से देखिए, जो जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं मैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहला तो ये लिखा हुआ है कि आपका जो करंट का जो रेंज है 0.1 से लेके 10 एम्पियर है। किसी किसी किताब में दिक्कत है तो किसी दोनों बुक्स स्टैंडर्ड बुकों से मैंने कंफर्म किया, दोनों रेंज हमें मिलती है, 10 वाली भी मिल रही है और आपका क्या है 50 वाली भी मिल रही है। तो दोनों अगर आपका 50 की दी तो 50 टिक करिएगा, 0.1 से 10 टिक करिएगा। क्लियर है? तो समझ रहे होगे बात को। उसके बाद क्या है, जो शंट है वो 50 एम्पियर तक की जरूरत नहीं पड़ता। जो शंट आप लगा रहे हो, अभी आपने जो शंट लगाया है मीटर बनाने के लिए, तो 50 एम्पियर तक जो है जरूरत नहीं पड़ती। 50 एम्पियर से ऊपर, अरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में 3-4 बार पूछा गया है कि मूविंग आयरन से जो एमीटर बनाते हैं उसकी रेंज कैसे बढ़ाते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिया होगा करंट ट्रांसफार्मर। क्या दिया होगा माय डियर? क्या दिया होगा? करंट ट्रांसफार्मर। क्या ऑप्शन देंगे जाके वहां पे? बोलेंगे करंट ट्रांसफार्मर दिया होता है। अगर नहीं मिलता है तो शंट मार देंगे। तो मतलब 50 एम्पियर से ज्यादा की अगर माय डियर आपको करंट चाहिए तो आपको क्या चाहिए? अगर 50 एम्पियर से ज्यादा का मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अलग से करंट ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा, वो उसकी रेंज को बढ़ा देगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 and 3 मतलब मेनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशंस, जेई, एई, पीएसयू, गेट, आईएएस, एवरीवेयर। टेंशन मत लीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इट इज सफिशिएंट फॉर ऑल इंडिया एग्जामिनेशंस, बशर्ते एक एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो एमीटर में बस इतना ही पूछा जा सकता है। और एक और नीचे बात देखी है, एमआई इंस्ट्रूमेंट को कभी कभी हम स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट भी कह देते हैं। क्यों? इतने दिनों से, पिछले 3 लेक्चर से मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ कि स्विच बोर्ड में इस्तेमाल होता है, पैनल टाइप का है, लेबोरेटरी टाइप का है। तो पैनल टाइप का है भाई, बोर्ड लगा होता है, स्विच बोर्ड में लगा होता है, सामने वोल्टेज देखते हो कितना आ रहा है, कितना करंट आ रहा है। दिस इज योर स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? आई होप सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसी को मानकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। वाला पॉइंट बदल दीजिए। क्या चीज? सेकंड वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। शंट इज नॉट रिक्वायर्ड अप टू 50 एम्पियर।
50 एम्पियर तक किसी भी शंट की जरूरत नहीं है, सीधे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से करंट मेजर कर सकते हो, किसी शंट की जरूरत नहीं है। पीएमसी में भी हमने ऐसे रेंज बताई थी, बिना शंट इंटरनल एक्सटर्नल कैसे काम करता है पीएमसी भी। तो ये 50 एम्पियर तक का मीटर बनाना है तो आपको शंट की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। 50 एम्पियर से ऊपर करंट जानी है तो आपको शंट की रिक्वायरमेंट होगी। बात क्लियर है? 50 एम्पियर करंट तो जो अगर लगेगा मान लीजिए सर जो बाद में 50 एम्पियर के तो एक्सटर्नल ही लगेगा? नहीं, वो इंटरनली माना जाएगा, एक्सटर्नल नहीं माना जाएगा। और जैसे आपका क्या है, 50 एम्पियर की एसी थोड़ी होती है भाई, आपका एसी में करंट जाएंगे, ज़्यादा करंट्स होती हैं, आपका वोल्टेज ज़्यादा होता है, 50 थोड़ी होता है भाई। 220 वोल्टेज तो सप्लाई होती है आपको, आप जानते हैं ना इस बात को। तो एसी के लिए बात हो रही है। क्लियर है? तो आई होप सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। क्लियर है? तो आगे हम लोग अब बात करेंगे अगला। हाँ जी बताइए। सर ये स्लाइड सर थोड़ा सा पिछली वाली दिखा दीजिए सर, जो लास्ट में सर लास्ट वाली जो लाइन है नोट्स है सर, उसको थोड़ा बता दीजिए क्या लिखे हुआ है सर आपने लास्ट वाली नोट में सर। इसमें नहीं सर, वही जो अभी नोट आप बता रहे थे अलग से। हाँ, लास्ट वाले में हमने बताए थे नोट्स में, हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है कि एमआई इंस्ट्रूमेंट और स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर कहीं कोई पूछता है कि ये आपका स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट कि किस सिस्टम को बोलते हैं, तो बोलोगे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्विच बोर्ड इंस्ट्रूमेंट। बात क्लियर है? इस तरीके की वर्डिंग इस्तेमाल की जा सकती है और की जाती है कभी कभार। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वोल्ट मीटर में। नाउ वी डिस्कस द वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं मल्टी प्लायर फॉर एमआई। क्लियर? किसी का माइक प्लीज ओपन है, इसको बंद कर लीजिए। तो क्या करते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। याद है आपको, किसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज मेजर करता है, ये प्लस ये माइनस। मीटर कितना लेता है, स्मॉल प्लस माइनस। क्लियर है? ये करंट कितनी जाती है, IM। रेजिस्टेंस का लगाते हैं सीरीज में। प्रॉपर्टीज की क्या, RM है और LM है। ये आपका बन गया MI एस वोल्ट मीटर या वोल्ट मीटर MI, जो भी जैसे अच्छा सा आप लिख सकते हो उससे लिखिए आपका। क्लियर है? तो ये वोल्ट मीटर क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने से वोल्ट मीटर आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका क्या है, क्लियर है? तो क्या चीज आपको डिस्कस करनी है, मल्टीप्लायर ऑफ वोल्ट मीटर ऑफ वोल्ट मीटर इज गिवन बाय, आपको पता होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं। M बराबर लिखते थे कैपिटल V अपॉन V, मतलब टोटल वोल्टेज जो मेजर करते हैं और मीटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो। तो भैया टोटल वोल्टेज कैसे निकलेगा, करंट पहले RS RM ओमेगा J ओमेगा LM, ये टोटल ऊपर हो गया। नीचे क्या होगा, IM, भाई जो मीटर के क्रॉस है वो RM प्लस क्या होगा, J ओमेगा LM। क्लियर है? तो जो IM कट जाएगा, सीरीज में करंट सेम होती है, तो RS प्लस RM और क्या होगा माय डियर, J ओमेगा LM अपान में क्या आएगा, RM प्लस J ओमेगा LM। क्लियर है? इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो M बराबर माय डियर आएगा, क्या आएगा, RS प्लस RM का स्क्वायर ओमेगा LM का स्क्वायर डिवाइड बाई आपका क्या होगा, RM का स्क्वायर प्लस ओमेगा LM का स्क्वायर।
क्लियर है? तो ये मल्टीप्लायर का आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। और आप मल्टीप्लायर निकाल के, मल्टीप्लायर जब निकल आता तो क्या करते थे, याद करो वो दिन कौन वाला, क्या करते थे, आर एस निकालते थे। आर एस कैसे निकलता था, आर एम डिवाइड क्या करते थे, एम माइनस वन, याद है? तो ऐसे सीरीज रेजिस्टेंस माय डियर निकाला जाता था, ठीक है। इसमें भी फ्रीक्वेंसी एरर होती है क्योंकि ओमेगा आया है माय डियर। जब माय डियर ओमेगा आएगा तो क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी एरर आएगी। ओमेगा आ रहा, फ्रीक्वेंसी एरर आ रही, ओमेगा आ रहा, फ्रीक्वेंसी एरर आ रही, सप्लाई चेन बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो क्या है, थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। इफ द frequency of supply changes, the multiplying factor m of instrument changes, ठीक है। hence reading changes, ठीक है। this error is called frequency error in voltmeter. This frequency error eliminated by, खत्म करते हैं by connecting capacitor in parallel with series resistance, RS। C बराबर 0.041 LM अपान RS स्क्वायर या 1.241 LM अपान RS का स्क्वायर। क्लियर है? अब आपसे चर्चा होगी, करिए चर्चा कि जो वोल्ट मीटर है उसमें फ्रीक्वेंसी एरर होती है। भाई जैसे ही आप क्या करोगे माय डियर, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, चेंज हुई वाले 50 से 60 हुई, 60 से 70 हुई, 70 से 80 हुई, या कुछ भी हुई, जैसे ही बढ़ेगी मल्टीप्लाई फैक्टर चेंज। मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज तो मतलब क्या, जैसे ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर माय डियर चेंज हो जाएगा तो मल्टीप्लायर चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लायर चेंज होगा, रीडिंग चेंज हो जाएगी। जैसे ही रीडिंग चेंज हो जाएगी तो दिस इज फ्रीक्वेंसी एरर, बोल देंगे फ्रीक्वेंसी एरर है वोल्टमीटर में। फ्रीक्वेंसी एरर दोनों में है, लेकिन दोनों के क्वेश्चन दो है, दोनों के रिमूवल दो है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी एरर कैसे एलिमिनेट करती है, क्या करना है आपको, एक कैपेसिटर लाना है बढ़िया सा, उस कैपेसिटर को सीरीज रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। उसकी वैल्यू कैसे पता चले, कितने का लाना है, सामने फार्मूला दे दिया हमने। इस फार्मूले की वैल्यू का आप क्या करिए, कैपेसिटर लाइए और सीरीज में लगा दीजिए, बस खत्म, फ्रीक्वेंसी बढ़ने दीजिए। फ्रीक्वेंसी कब तक, फ्रीक्वेंसी, ये जो काम हम व्यवस्था कर रहे हैं कि व्यवस्था केवल 125 हर्ट्ज तक है, ये ध्यान रखिएगा। जो कैपेसिटर लगाने वाली व्यवस्था है कितने तक है, 125 हर्ट्ज तक की व्यवस्था की है हमने। इसके बाद आपके पास कोनो तरीका नहीं है कि इसके ऊपर आप यूज कर पाओ इसको। बात क्लियर है? पूछेंगे 125 के बाद क्यों नहीं यूज कर पाओगे, उसका भी मैं रीजन प्यार से बता देता हूं। उसके बाद एडी करंट जो होती है वो कॉइल के अंदर जो होती है, जो सॉरी मूविंग आयरन पार्ट के अंदर होती है, वेन के अंदर जो होगी, आयरन वेन के अंदर,
वो बहुत गड़बड़ कर देती है, वो इंस्ट्रूमेंट को 125 के आगे काम करने नहीं देती है माय डियर। क्लियर है? तो समझ गए होगे बात को। तो क्या करना है, अब तो फिर से हमें एक मीटर बनाना है। उस मीटर में क्या दिखाना है, आप वही सारी प्यारी प्यारी चीज दिखानी है। क्या? ये माय डियर RS, ये तुम्हारा अच्छा सा मीटर, ये हमारी प्यारी सी रेंज V, ये हमारा क्या है RS, और इसी के ये क्या है RM, इसका क्या है LM। ठीक है, इसके अंदर वोल्टेज क्या प्लस माइनस। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, क्या करना है, ऐसे पढ़ाने से ये कलरफुल हो जाता है, ये बहुत अच्छा लगता है हमको। ये बहुत एडवांटेज है इस सिस्टम का, टीचिंग सिस्टम का। बात क्लियर है? समझ गए? सी लगाना है, वैल्यू आपको दे रखी है हमने। क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी कंपनसेशन फॉर MI इंस्ट्रूमेंट। कौन सा? वोल्ट मीटर। गजब का लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी भाई को या भाई की बहन को कोई दिक्कत होती है तो बताए ऑनलाइन। सर हाँ, ये LM होगा या IM होगा? LM IM तो करंट होती है भाई। जो मीटर होगा वो भी, उसका भी तो कुछ इंडक्टेंस होगा भाई। मिनिमम रिलेक्टेंस बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो, तो इंडक्टेंस तो होना ही पड़ेगा वहां पे। क्लियर है? अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हम लिख रहे हैं, जिसपे आपको फोकस करना है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जो नोट आपको ध्यान देना है, ये नोट्स जो याद करते हो इन्हीं से नोट आते हैं, समझते हो ना। जो नोट आप लिखते हो यही इंपॉर्टेंट होते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। जब जेई बन जाते तो फिर यही नोट आते हैं आपके पास। दिस एनालिसिस is valid for limited change of frequency up to 125 हर्ट्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको मेंटेन करनी है, कि इतना सब करने के बाद हम जो है केवल 125 तक आपका। अब क्यों? इसमें आगे लिख लोगे, इन MI इंस्ट्रूमेंट एडी करंट कैन नॉट neglected frequency greater than 125 हर्ट्ज। रीजन भी लिख दिया है हमने, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको चाहे एक और नोट करके कन्वर्ट कर लीजिए। क्यों नहीं कर सकते? सामने आपका है। एडी करंट को क्या कर सकते हैं हम सब लोग, निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम रीजन भी लिख देते हैं थोड़ा सा। लिखोगे आगे, एट लो फ्रीक्वेंसी द एडी करंट, भंवर धाराएं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा भंवर धाराएं, एडी करंट error increases with square of frequency।
but at high frequency error is practically कांस्टेंट। बहुत सही तरीके से हमने माय डियर पूरा आपको लिख दिया है और कहीं कोई आपको समस्या नहीं होगी। बात क्लियर है कि जो एमआई इंस्ट्रूमेंट है वो 125 हर्ट्ज तक काम कर सकते हैं, वोल्ट मीटर 125 तक काम कर सकता है अगर आपने आरएस के सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया। उसके बाद 125 बात काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि एडी करंट का प्रकोप इतना ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा वो डिस्टर्ब करेगी कि आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एरर जो होगी वो कांस्टेंट हो जाती है। शुरुआत में एरर क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ती है धीरे धीरे बढ़ती है तो उसको रिमूव भी हो जाती है। लेकिन जब आपका एकदम हाई फ्रिक्वेंसी पे एकदम कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तो उस समय वो चीज़ आपकी क्या होती है, रिमूव नहीं होती है। क्लियर है? ओके, सभी लोग समझें, किसी को कोई डाउट हो एक बार बताएं। क्लियर है? क्लियर है? तो आई थिंक सभी को ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी एरर वोल्ट मीटर में क्या होती है, मीटर में क्या होती है, कैसे रिमूव किया जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, बताइए। सर फिर से बता दीजिए, नहीं आ रहा। कौन सी चीज़? ये नोट सेकंड। अच्छा, नोट सेकंड, देखिए ध्यान से देखें सब लोग, हमने नोट सेकंड में क्या लिखा हुआ माय डियर। इन एमआई इंस्ट्रूमेंट एडी करंट का नॉट नेग्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 125 बाद एडी करंट को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन पूछा है उसने कि 125 हर्ट्ज के बाद इंस्ट्रूमेंट को क्यों नहीं यूज कर पाते वोल्टमीटर को, तो बोलेंगे एडी करंट की वजह से। एडी करंट मतलब बवर ताराएं, एडी करंट का इफेक्ट जैसा इतना ज्यादा होता है। और इफेक्ट क्या होता है नीचे लिख दिया है। अगर लो फ्रीक्वेंसी पे एडी करंट क्या है, धीरे धीरे इसकी एरर जो है इंक्रीज करती है। बात के लिए स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी पे एरर क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है एकदम, उसको हटाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए 125 हर्ट्ज के बाद हम वोल्ट मीटर को, एमआई से बने हुए वोल्ट मीटर को नहीं यूज कर पाते हैं। ठीक है? और एडी करंट कहाँ इंड्यूस होती है, एक बात और ध्यान रखिएगा। बहुत सारे हमने देखा ऑनलाइन लोगों ने ऐसे ऐसे पढ़ा दिया कि अरे साला दिमाग खराब हो जाता है देख के, तभी तो मुझे आना पड़ रहा है। एडी करंट आपका इंड्यूस्ड आपका मतलब डेवलप होना इन द, किसमें डेवलप होती है, इन द आयरन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखनी है आपको। एडी करंट डेवलप कहाँ होती, लोग अरे कॉइल में डेवलप हो जाती है। अरे बाप रे, उन टीचरों को, उन ऑनलाइन चिल्लाने वालों को सजा होना चाहिए, गलत पढ़ाते हैं। कॉइल में नहीं डेवलप होती है, आयरन मूविंग जो पार्ट होता है उसके अंदर एडी करंट डेवलप होती है। ट्रांसफार्मर में किस में डेवलप होती है एडी करंट, भंवर धाराएं कोर के अंदर डेवलप होती हैं। बात क्लियर है? तो मैंने देखा है अब स्टूडेंट्स होते हैं ऑनलाइन, वो मार आपका धमाके में पड़े रहते हैं, वो अच्छी अच्छी बातों में पड़े रहते हैं, उनके लटके झटके में पड़े रहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं पढ़ते हैं। उनको पढ़ना चाहिए, वो जो पढ़ा रहे हैं उसको मैच करना चाहिए स्टैंडर्ड बुक से, क्या सही पढ़ाया जा रहा है नहीं पढ़ाया जा रहा। वो लटके झटके में ना खोया करिए, आपको सही से नॉलेज अचीव किया करिए।
स्टैंडर्ड बुक या सही टीचर्स। ऑनलाइन लटके झटके से काम नहीं चलता है, ठीक है, बच के रहिए। ओके, तो समझ गए सभी लोग। किसी को डाउट हो, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। क्लियर है? हाँ बोलिए। सर हाँ सर थोड़ा एक स्लाइड दिखा दीजिए, थोड़ा सा बैक होते हुए जाइए सर। बैक, सर इतनी जल्दी से हटा दिया तो सर छूट गई है मेरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इससे पीछे ये देखिए, ये वाला, हाँ और पीछे कर दीजिए। ठीक रुक जाइए सर। ठीक ठीक, नोट कर लीजिए। माइक बंद रखिए प्लीज, माइक बंद ठीक रखिए है प्लीज, जो भी। ठीक ठीक ठीक। आगे बढ़ाएं। तो सभी Yes, sir. लोगों ने अच्छे से वोल्ट मीटर एमीटर समझ लिया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सभी लोग इसको ध्यान से समझ लें, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे एरर पे। टॉपिक खत्म। एरर इन एमआई इंस्ट्रूमेंट। एडी करंट के बारे में सर कुछ बता देंगे क्या सर थोड़ा सा? एडी करंट आपका ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखिएगा, बताएंगे विस्तृत आपका। तो अब ये टॉपिक चूंकि मूविंग आयरन का है, इस पर एडी करंट लेके आएंगे तो 20 मिनट चले जाएंगे ऐसे ही, है ना। तो बस भंवर धाराएं होती हैं, अपोजिट काम करती हैं, जो फ्लक्स के अपोजिट काम करती हैं धाराएं, वो आपका भंवर धाराएं होती हैं। फ्लक्स डेवलप होता है, कुछ करंट डेवलप कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जो एरर इन एमआई सिस्टम में, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक एरर वो जो दोनों सिस्टम में हो, एरर विद एसी एंड डीसी, कि वो एरर जो एसी डीसी में दोनों में होती हो। पहली एरर जो होती है हिस्टेरिस इफेक्ट, आपने सुना होगा। इसको समझना है। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, आप जानते हो कुछ भी सिस्टम होता है, कोई भी मैग्नेटिक सिस्टम का कोई भी सिस्टम हो, कोई भी बीएच कर्व हो, तो आपका एक हिस्टेरिस बनता था, याद होगा आपको सब लोगों को। पत्ती ऐसा दिखता था, आप चाहे तो साइड में एक हम बना के दे देते हैं आपको, ऐसे होता था। इस एक्सेस पे एच होता था, इस एक्सेस पे बी होता था। अब भाई अच्छा ना बने तो आप मजाक मत उड़ाइएगा मेरी। गजब, ये तो बहुत बढ़िया बन गया, मुझे लगता था नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहीं से आपका तमाम चीज़ें निकालते हैं, पॉजिटिविटी, रिटेंटिविटी, तमाम चीज़ें निकाले। बीएच कर्व होता है, हिस्टेरिस इफेक्ट होता है। अब आप देखो, एक कंप्लीट साइकिल जो होती है एनर्जी लॉस को शो करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, काफ़ी चीज़ें होती बताएंगे। एरर ड्यू टू, अब आपका इसका देखिए इफेक्ट क्या है। अब एक एक एरर समझना है कायदे से, क्या है एरर occurs due to flux density is different for same value of current. For ascending and डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब जानते हो, असेंडिंग मतलब, असेंडिंग का माइडियर होता है, बता ही देते हैं तुमको, ये असेंडिंग है, आरोही क्रम, और ये आपका क्या है, डिसेंडिंग होता है। समझ रहे ना बात को। असेंडिंग माने बढ़ते हुए, डिसेंडिंग माने घटते हुए। मतलब एक बार इसमें देखो, ये दोनों चीजें दिखाई देंगी, एक में जाएंगे, एक में जाते हैं, और एक में क्या होता है वापस आते हैं, दोनों काम होते हैं ना आपका भाई। ये आपका ये जो देख रहे हैं आपका आने का, और ये आपका क्या जाने का, इस तरीके का पूरा सिस्टम होता है, पूरी साइकिल होती।
एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, पूरी साइकिल घूम जाती है। जब असेंडिंग होता है तो इंस्ट्रूमेंट लो वैल्यू मेजर करता है, मतलब दोनों सेम नहीं होती, पत्ती की दोनों साइड, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये और इधर से इधर लेके पूरी साइकिल सेम नहीं होती, लो होती है। बात क्लियर है? तो ये क्या करती है, रीड लो। और अगर डिसेंडिंग कर रही है तो ये आपका क्या था, हाई होती है, वैल्यू ज़्यादा होती है, तो क्या है आपका रीड हाई। जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका क्या करेगा, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, उस केस में रीड लो करेगा, इस रीड में क्या करेगा, हाई करेगा। और इसका परसेंटेज कितना होगा, ये एरर हमारी 2% से लेके 3% तक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ठीक है, बात समझ गए होगे। तो ये आपका हेस्टेरिस इफेक्ट जो है वो आपका क्या, ये होता है। इसको सभी लोगों को समझना चाहिए और अच्छे से समझना चाहिए। मतलब दोनों तरफ जब जब मतलब पॉइंटर वापस सीधे आपका जाएगा और लौट कर आएगा तो दोनों रीडिंग अलग अलग हो जाएंगी। बात क्लियर है, समझ गए ना? मतलब करंट की पॉजिटिव साइड के लिए रीडिंग अलग आएगी सेम वैल्यू के लिए, और नेगेटिव साइड के लिए अलग आएगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लूप के दोनों साइडें आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बात क्लियर है? जब मतलब करंट बढ़ रही हो, मतलब जो असेंडिंग हो रहा होगा पॉइंटर, तो वैल्यू उसकी कम दिखाई दे रही होगी, और जब घट रहा होगा तो वैल्यू उसकी ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए हिस्टेरिस पे ये दोनों में होगा, एसी में भी होगा और क्या होगा माय डियर, डीसी में भी होगा। बात क्लियर है? तो इसका सल्यूशन क्या है भाई, इसका सल्यूशन क्या है? तो इसका सल्यूशन जो है, आगे लिखोगे, क्या लिखोगे, बात क्लियर, सल्यूशन आपको क्या देना है, क्लियर है? क्या करना चाहिए हमको इसको खत्म करने के लिए, मिनिमाइज बाई, क्या करना है, इसको नोट की तरीके से लिखिएगा, मिनिमाइज बाई मेकिंग द आयरन पार्ट स्मॉल। बात क्लियर है कि मतलब इस एरर को आप खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं माय डियर, कैसे खत्म कर सकते हैं इस एरर को, कि जो मूविंग आयरन पार्ट जो है, आयरन पार्ट है, उसको स्मॉल कर लें। भाई बड़ा है उसको छोटा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे तो उससे हिस्टेरिस इफेक्ट, मैग्नेटाइजेशन कम होगा, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हिस्टेरिस इफेक्ट के कारण करंट को कम ज़्यादा वैल्यू आपका मेजर करता है ये, ठीक है। उस प्रॉब्लम को अगर आपको समाप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को एक्यूरेट करने के लिए जो मूविंग पार्ट उसका है, जो मेकिंग पार्ट है आयरन पार्ट का है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, अब जो है हम लोग बात करेंगे आगे। देखो आगे इसमें क्या है, दूसरी टाइप की एरर कौन सी है, दूसरी एरर आपका क्या होगा, टेम्परेचर एरर। क्लियर है? क्या होगा, टेम्परेचर एरर आपका होगा, देख लीजिए आपका। दूसरी जो एरर होगी वो टेम्परेचर के कारण होगी। टेम्परेचर के कारण जो एरर होगी माय डियर, वो आपकी टेम्परेचर आपका चेंज होता है, जाहिर सी बात आपको पता है। तो टेम्परेचर का कारण दो जगह इफेक्ट होगा। पहले तो पहला इफेक्ट जो होगा टेम्परेचर के कारण जो आपका होगा, वो आपका क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग चेंज। आपका रेजिस्टेंस आप क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आपका, तो टेम्परेचर चेंज द, क्या लिख सकते हो, टेम्परेचर change the temperature change the temperature coefficient of temperature coefficient of
स्प्रिंग, जो कंट्रोल के लिए नहीं यूज करते हैं उसका जो है ये चेंज कर देगा। क्लियर है? ये तो ये इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट पड़ता है आपका वोल्ट मीटर एरर, वोल्ट मीटर एरर are caused due to self heating, due to self heating of coil and सीरीज रेजिस्टेंस। मतलब आपका जो है कॉयल का रेजिस्टेंस सीरीज वाला है वो भी चेंज होता है, टेम्परेचर है तो जायज़ बात है, मल्टीप्लायर भी चेंज होगा और भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, कॉयल का वायर का चेंज होगा, जिससे जो होता है उसके अंदर सेल्फ हीटिंग आपका क्या होता है, डेवलप होती है। बात क्लियर है? तो आपको क्या है, इस एरर का जो परसेंटेज होगा वो माय डियर आपका क्या होगा, इसका जो इफेक्ट होगा वो आपका होगा जाके, वो इफेक्ट होगा 0.02% होगा। कितना होगा? 0.02% होगा। तो इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं, मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्या है जो, अगर इसको मिनिमाइज करना है तो सीरीज रेजिस्टेंस मेड बाय मैग्नीन, बहुत अच्छे जानते हैं, पीएम सिंह बताया, टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दूसरा काम कर सकते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस is about 10 times of the कॉइल रेजिस्टेंस। आप समझ गए? टेम्परेचर रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करेंगे, उसको मैग्नीन से बना देंगे। और कॉइल का रेजिस्टेंस आपका जो सीरीज रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 10 गुना ज़्यादा रखेंगे। कितना गुना ज़्यादा रखेंगे माय डियर? 10 गुना, 10 टाइम्स ग्रेटर देन कॉइल रेजिस्टेंस। तो जायज़ बात है, हमने बोला 10 टाइम्स होता है, सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, तो आरएम का इफेक्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये माय डियर आपका क्या है, टेम्परेचर के कारण आपका क्या है, एरर होती है। और ये क्या करेगा, ये जो एरर है डिक्रीज द डिफ्लेक्शन, ये भी ध्यान रखना, डिफ्लेक्शन को डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा भाई? आपका क्या करोगे, सिंपल सी बात है, अगर समझना है तो क्या, टी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ा तुम्हारा, इंक्रीज किया तो आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा तो आई कम हो जाएगा, तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन आपका क्या है, डिक्रीज कर जाएगा। आई थिंक बहुत अच्छे से सब लोग समझ गए होंगे। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। ठीक है, आई होप। हाँ बोलिए। पहले पहला और दूसरा पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया वो। कौन सा? यही एरर जो टेम्परेचर वाला एरर बता रहे हैं। ठीक, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो स्प्रिंग का भी रेजिस्टेंस चेंज कर देगा। उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट चेंज है, जो स्प्रिंग ऊपर लगी होती है ना, स्प्रिंग कंट्रोल होता है या ग्रेविटी कंट्रोल होता है, जो स्प्रिंग वाला यूज़ करेंगे उसमें उसका क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। दूसरा, सर एमआई में ग्रेविटी होता है ना? दोनों यूज होते हैं, बताया ना, लेबोरेटरी टाइप के लिए अलग होता है, उसके लिए अलग होता है, दोनों बताए हैं, पढ़ो पहले, पिछले दोनों क्लास आपका ले लीजिए। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, सेल्फ हीटिंग शुरू हो जाती है कॉइल के अंदर और सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर, तो क्या एरर चालू हो जाती है। तो इसको रिमूव करने के लिए समस्या एक ही कर दी कि अगर
अगर ऐसा मटेरियल ले लो जिसका टेम्परेचर का रेजिस्टेंस ही नहीं चेंज हो, वो मटेरियल का नाम होता है मैग्नीन। कौन सा नाम होता है? अगर मैग्नीन यूज कर लो, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? अल्फा क्या होता है? 0 होता है। मतलब टेम्परेचर के साथ आपका चेंज नहीं होता, आइडियल वैल्यू 0 होती है। नहीं तो हमने वैल्यू बताई थी इसकी, आपके 0.00015 पर डिग्री, ऐसा कुछ वैल्यू था इसका। बात क्लियर है? और दूसरी चीज़, अगर आपको मीटर के रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करना है तो जो सीरीज में रेजिस्टेंस हो उसको 10 गुना से ज़्यादा ले लो। कभी छोड़ दिया रहे, कभी ले लिया रहे का कॉन्सेप्ट हमने बताया है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर है? आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। सर ये 0.02% मतलब लिख करके लिखा है, क्या है? ये एरर इतनी हो सकती है इसके कारण, टेम्परेचर के कारण जो एरर अगर कभी पूछी जाती है तो बोलेंगे 0.02% होती है इसके कारण, इससे ज़्यादा नहीं होगी। मतलब अब आपका क्या है, जो तीसरा पॉइंट है माय डियर, वो तीसरी एरर जो है वो क्या है? स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे मैग्नेटिक आपका फील्ड। आपको स्ट्रे मैग्नेटिक माने स्ट्रे मतलब बाहरी होता है। एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड because operating magnetic field is weak। बताई थी रेंज हमने इसकी 0.006 वेबर पर मीटर से लेकर 0.0075 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये फील्ड की रेंज जो है बहुत वीक है, इसलिए आपका क्या है, ये दिक्कत वाली बात है आपका। आगे लिखेंगे एरर ड्यू टू एरर डिपेंड अपॉन the direction of स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसका रिमूवल क्या है, किस तरीके से रिमूव करेंगे इसको, प्रॉब्लम को? मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग आयरन केस। केस नहीं होता है, बाहरी डब्बा, केस, और थिन आयरन सील्ड ओवर द वर्किंग पार्ट। क्लियर है? ये तीसरा एरर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, मैग्नेटिक फील्ड। हमने बताया था ऑलरेडी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है माय डियर, वो आपका क्या बहुत वीक है। हमने बताया था फील्ड इसकी वीक है, 0.006 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 0.0075 वेबर पर मीटर। ने बोला बहुत वीक है, बचा के रखिएगा। पड़ोस में अगर ट्रांसफार्मर चल रहा होगा, मूविंग आयरन की रीडिंग चेंज हो जाएगी। रीडिंग आपका डिफ्लेक्शन घटेगा बढ़ेगा, ये कौन तय करेगा? ये आने वाली फील्ड तय करेगी। जनरेटर की है, मोटर की है, काहे की है, मोबाइल की है, स्पीकर की है, काहे की है, अलग वाली जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन तय करेगी इसका डिफ्लेक्शन बढ़ेगा या घटेगा। इसलिए इसका अमाउंट कोई कन्फर्म नहीं है कि 2% है, 4%, 8%, 10% हो सकता है कि 100% रीडिंग आपकी खराब हो जाए। पता है 2 आ रही होनी चाहिए थी 40, इतना बड़ा अंतर आ जाए। इसलिए वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं की गई है। बाहरी फील्ड मजबूत हो सकती है, ज़्यादा मजबूत हो सकती है, जो उस प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है। वोल्ट मीटर के आपका स्पीकर के ऊपर वोल्ट मीटर रख दो, रीडिंग मेजर करो, देखो क्या अंतर आएगा, बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, क्योंकि स्पीकर की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी। मूविंग आयरन में कितनी डेवलप होगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इसको कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, मूविंग आयरन को सील्ड कर दीजिए। सील्ड नहीं करते तो एक केस लगा, जैसे ना ढक्कन होता है, कोई केस होता है ना, केस में कोई चीज़ रख दी जाती सुरक्षित आपकी,
नहीं, शो केस बोलते हैं, शो केस नहीं होते हैं। तो ऐसे क्या करो, एक पतली यूजिंग आयरन केस, आयरन का कोई एक पतला सा डब्बा टाइप ले लो, उसके ऊपर सजा दो, या क्या कर दो, पूरे इंस्ट्रूमेंट को सील्ड कर दो। ये इसका मतलब है। बात क्लियर है, समझ गए ना? सील्ड किस मटेरियल से करेंगे सर? आयरन से, आयरन केस लिखा है आयरन से, ठीक है। सील्ड वाला। हाँ, सील्ड वाला। क्लियर है? अब आपका क्या, जो दूसरा पार्ट होता है, सर ये ओवर द के बाद क्या लिखा है? अभी बता दिस रहे, आयरन सील्ड ओवर द वर्किंग पार्ट, ओवर द एक चीज हमने लिखी है यहाँ पे, देखिए हम जो अभी तक पढ़ रहे थे उसमें लिख रहे थे एरर इन डीसी एंड एसी। एसी और डीसी में हमने पूरी एरर पढ़ ली, और एसी में एरर क्या होती है, केवल फ्रीक्वेंसी एरर होती है। कौन सी होती है? फ्रीक्वेंसी एरर। उस पर हम सब लोग पूरी बात कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सभी ने सारी एरर समझ ली होगी। एसी में जो एरर होती है वो फ्रीक्वेंसी एरर होती है। उस फ्रीक्वेंसी एरर पे हम लोग काफ़ी देर से बात कर चुके हैं और बहुत बार हमने आपको बताया है। वोल्टमीटर में भी डिस्कस कर चुके हैं और एमीटर में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? आई होप सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार बोल सकता है, बता सकता है, निसंकोच अपनी प्रॉब्लम को रख सकता है। हाँ, बाकी जो 3 एरर है ऊपर वाली वो केवल डीसी के लिए है। केवल डीसी के लिए, डीसी एसी दोनों के लिए। केवल एसी गलत बोल के मुझे कंफ्यूज करवा देते हो आप। एसी और डीसी हेडिंग नहीं डालता हूँ, इसीलिए मैं सारे नोट्स बना के चल रहा हूँ, ताकि कोई ये नहीं कह पाए कि कुछ गड़बड़ हो गया आपका। अगला हेडिंग रहेगा माय डियर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एमआई, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? तो पहला तो अब सिंपल सिंपल समझ लेते हैं। यूनिवर्सल यूज, यूनिवर्सल यूज मतलब क्या होता है? यूज फॉर एसी एंड डीसी बताया हमने, यूनिवर्सल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है? लेस फ्रिक्शन एरर। तीसरा एडवांटेज क्या है? चीपनेस, मतलब क्या है? लो कॉस्ट, ठीक है। पांचवा क्या है? स्केल, क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन लीनियर। क्लियर है? क्लियर है? और क्या है? और इसमें याद रखिएगा, अवेलेबल विथ 240 डिग्री सर्कुलर स्केल। ठीक है, ये बात आप समझ गए हो गए? क्लियर है? तो समझ गए होंगे सभी लोग। कहीं किसी की दिक्कत हो बताए। आगे एक्यूरेसी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीसी के लिए जो एक्यूरेसी होती है वो 2% होती है या उससे कम। एसी के लिए जो एरर होती है 0.75% से लेकर 0.75% से लेकर 4 आपका फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज से लेके 125 हर्ट्ज तक। क्लियर है? और दूसरी चीज़ याद रखेंगे,
0.2% से लेकर 0.3%, ठीक है, एक्यूरेट एट 50 हर्ट्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। क्लियर है कि जो एरर है आपका डीसी में 2 पर एक्यूरेसी जो है लगभग 2% है या उससे कम है, लेकिन एसी में 0.75% है 25 हर्ट्ज से लेके 125 हर्ट्ज तक। और जो इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा जो काम करता है वो 0.2% से लेके 0.3% होता है 50 हर्ट्ज पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, और आई थिंक सभी लोग समझ गए होंगे। कहीं पे किसी को डाउट हो तो बताएं आपका, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने समझ ली। क्लियर। स्केल इसका 240 डिग्री तक ही काम करेगा, बताया हमने पिछले लेक्चर आपका, ठीक है, 7 पार्ट 2 में आपका, ठीक है। तो सारे लेक्चर्स आप ध्यान से समझिएगा, सभी कुछ आपका क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी किसी को दिक्कत रहेगी वो तो बोल सकता है, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं। और क्या है, एरर आपके हैं बहुत सारी, जितनी भी एरर आए हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। डिसएडवांटेज एडवांटेज है, एरर आपकी कौन कौन सी थी, हिस्टेरिसिस थी, और कौन सी थी, फ्रीक्वेंसी थी, और किसके कारण थी, टेम्परेचर था, और क्या था, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड थी। ये एरर के कारण थे आपका। एक और एरर होती है जो होती है वेव फॉर्म एरर। वेव फॉर्म एरर मतलब क्या रहता है, किसके कारण होती, ड्यू टू नॉन लिनियरिटी ऑफ बीएच कर्व, जो अभी हिस्टेरिस वाला दिखाया था, ठीक है। इंडिकेट RMS value of wave is not as calibrated, ठीक है। और क्या एक ड्रॉबैक है, क्या है, डिफरेंट कैलिब्रेशन फॉर AC एंड DC। क्लियर है। अब आप समझ गए होंगे कि आपका ये सारे आपके ड्रॉबैक्स थे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। क्लियर है। तो इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश की। अगर सारे लेक्चर्स आप लेक्चर 1 2 3 आप अच्छे से पढ़ लोगे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और ये कब क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होता है, पूरा टॉपिक आप ध्यान से पढ़ें। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज सबको क्लियर हो गया। किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो बता सकता है। सर ये वेव फॉर्म वाला एक बार बता दीजिए। वेव फॉर्म क्या है, तुम्हारा बीएच कर्व सही नहीं है, बताया था ना, जाने में और आने में रीडिंग अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए जो तुम्हारा एक्चुअल ग्राफ दिया होगा, जो वेव दी होगी उसका आरएमएस वैल्यू निकालोगे, और जो इंडिकेट इंस्ट्रूमेंट कर रहा होगा उसकी आरएमएस वैल्यू निकालोगे, कुछ इसके अंदर एरर होगी। इसको बोलते हैं वेव फॉर्म एरर। बाकी एरर आपकी हिस्टेरिस के कारण थी, वो हमने बताई, फ्रीक्वेंसी के कारण, टेम्परेचर के कारण, इससे मैग्नेटिक वो भी एरर बताई, और AC और DC के लिए अलग अलग कैलिब्रेशन होता है, ये भी हमने बताया आपका। क्लियर है। ओके। तो बाकी आपके क्वेश्चन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और जिन पे है आप क्वेश्चन पूछते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। कुछ दिन के अंदर सारा सिस्टम लाइव हो जाएगा यूट्यूब पे, उसके लिए तैयार रहिए आप सब लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कराते रहिए। 3 पार्ट हैं इसके मूविंग आयरन सिस्टम के, हमने बताया तीनों पार्ट, लेक्चर 7 8 और 9 तीनों क्लासेस को आप कंप्लीट पढ़िए। और 100% क्वेश्चन आपके जितने भी PSU सेक्टर्स के एग्ज़ाम है, AE JEE और जो भी आपका IAS गेट जितना भी है,
इंस्ट्रूमेंट ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, जितनी भी ब्रांचें हैं सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आप लोग पूरा स्टडी करिए। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आता है तो नंबर हमारा ऑलरेडी दिया होता है, उस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, आपका व्हाट्सअप कर सकते हैं 9335975911, ये ऑफिशियल नंबर है। इसी पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे और क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। भाई इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जो भी है, जिस मीडियम का आप यूज़ करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे, हालांकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा और स्पीड आ जाए तो जल्दी से सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो अभी भी लेक्चर्स के अंदर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो एक बार बोल सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो तो आप बता भी सकते हैं। ठीक है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार बोलें और बताएं। थैंक यू बीइंग ब्रदर्स, थैंक यू।